बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 28 हम करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान मूवमेंट का रोल ऑफ प्रोविंसेस का पार्ट 4, और इसमें केपी के पुराना NWFP का किरदार देखने जा रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान में हम, और बड़ा मज़ेदार किस्म का इसका जो है ना वो है कि ये समझ लें आप कि ये सूबा जो है, मैं हैरान रह गया हिस्ट्री पढ़ के। ये सूबा जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनता ही नहीं, ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता या कुछ और ही मामला हो जाता। कायदे आज़म ने लिटरली इसको छीना है कांग्रेस के हाथ से। जी, अंग्रेज़ों से इसको छीना है इस सूबे को, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ठीक है भाई, तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पहले बता दूं, यहाँ पर पिछले पार्ट अगर आपको देखना है, पिछला पार्ट ऊपर देखें, लिंक नज़र आ रहा होगा। और अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। बेहतर तो ये है कि प्लेलिस्ट में चले जाएं आप, तो पिछली सारी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ठीक है, क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट होने वाला है। ओल्ड, ये याद रखिए, ओल्ड बुक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद होंगी, जैसे कि फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। ओल्ड बुक्स की मैंने उस पर लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पे कि भाई ये ओल्ड बुक की हैं। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, देख लीजिए। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये 28 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये पाकिस्तान स्टडी का पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का। ये 3 जो ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये चक्कर चल रहा है किसका? मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये जो है पार्ट 9 सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, ये उसके लिए लिखा हुआ है। क्योंकि 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो इसीलिए मैंने पार्ट यहाँ पर लिख दिए। आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों को फिर नसीहत करूँगा, मेहरबानी करके आप 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप कर लें जो पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ सारे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से लेके मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के स्टार्ट तक ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने कवर करा दिए हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप नहीं की, पाकिस्तान स्टडी आपके सर पे से गुजर जाएगी। और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप कर ली तो आपको मज़ा आएगा पाकिस्तान स्टडी के लिए। हिस्ट्री पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो जियोग्राफ़ी है, और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिक्स है। ये आपको पता होगा तो आपको मज़ा आएगा। और ये सब मैं पिछली वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 पहला पार्ट जो मैंने बनाया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का, वो पार्ट 1 ही मैंने हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट से शुरू किया है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। बहरहाल, तो रोल ऑफ प्रोविंसेस, इसकी तरफ चलते हैं, नोट करते रहिए। रोल ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट पार्ट 4 ये हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर KPK खैबर पख्तूनख्वा जो मौजूदा नाम है हमारे सूबे का, ठीक है, इसका किरदार, जिसको पहले NWFP कहा जाता था, NWFP इसको कहा जाता था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब है सूबा, फ्रंटियर का मतलब होता है सरहद, वेस्टर्न का मतलब होता है मगरिबी, और नॉर्थ का मतलब होता है शुमाली। ये लोकेशन है इस सूबे की। हिंदुस्तान में, इंडिया में, अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, ठीक है, तो मैप कोई भी आप हो, उसको सबसे पहले नॉर्थ होता है टॉप पे, उसके नीचे जो है वो साउथ होता है, फिर ये ईस्ट होता है, फिर ये वेस्ट होता है। तो ये जो सूबा है ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन कहा जाता है, यहाँ पर है। और क्योंकि सरहद पर भी है इसलिए फ्रंटियर भी इसको कहा जाता है, प्रोविंस। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसका मौजूदा नाम KPK है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है भाई, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इस सूबे के अंदर, क्योंकि सारा का सारा गेम पॉलिटिक्स का है यहाँ पर, इस सूबे के अंदर अंग्रेज़ों ने किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की थी। आइनी इस्लाहात वो इसमें लेके नहीं आए थे, दूसरे सूबों में जिस तरह लेके आए थे। मतलब
वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, लोग जो है वोट कास्ट नहीं कर सकते थे, वोट कास्ट नहीं होते तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होते हैं जिनको वोट कास्ट करती है पब्लिक, और वही नुमाइंदे जो है कहाँ जाते हैं, सूबे के अंदर जो असेंबली होती है उसमें जाते हैं, और वहाँ जाके कहाँ बैठते हैं, सीटों पे, सीट्स पे। और जो पार्टी जो है वो सूबे की, प्रोविंशियल असेंबली की, सूबाई असेंबली की नशिस्तों या सीटों पे ज़्यादा कब्ज़ा कर लेती है, वही हुकूमत बनाती है उस सूबे के अंदर। समझ में आ रही है बात? वही मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स की बेसिक्स समझिए ज़रा। पिछली वीडियोस में मैंने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में ही मैंने पॉलिटिक्स की बेसिक्स की वीडियोस भी बनाई हैं, पॉलिटिक्स बेसिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 लाइक दिस। ये सब आपको समझ में आ जाएगा, पार्लियामेंट और ये और वो 2 किस्म की हुकूमतें लाइक दिस। तो ओवरऑल KPK में शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, मेजोरिटी में थे। कायदे आज़म इसको बड़े अच्छे से समझते थे कि यार अंग्रेज़ से अगर हुकूक लेने हैं या मुल्क बनाना है तो अंग्रेज़ से अंग्रेज़ की ज़बान में ही बात की जाएगी। अंग्रेज़ डेमोक्रेसी का कायल है, जमहूरियत का कायल है, और जमहूरियत में वोटिंग सिस्टम होता है, आवाम वोट कास्ट करती है, ये सारे मामलात होते हैं। और क्योंकि NWFP के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो ही नहीं, वहाँ पर कोई वोटिंग सिस्टम ही नहीं है, कोई वहाँ असम्बली ही नहीं है, वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी वर्क ही नहीं कर सकती, तो वहाँ हुकूमत किसकी होगी? हुकूमत वहाँ ब्रिटिश की ही थी। लेकिन KPK के लोगों के साथ ब्रिटिश ने एक मुआहदात कर रखे थे, एग्रीमेंट्स कर रखे थे, क्योंकि बलूचिस्तान और KPK ये 2 सूबे ऐसे थे जहाँ मुकम्मल जो है वो अंग्रेज़ कब्ज़ा नहीं कर पाया था। तो बातचीत, कुछ ले और कुछ दे वाले मामलात अंग्रेज़ ने यहाँ पर कर रखे थे। तो बहरहाल कायदे आज़म ने बोला कि भाई आप इस सूबे के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं, सियासी इस्लाहात लेके आएँ। मतलब वही कि यहाँ पर भी असम्बली बनाएं और यहाँ पर भी आप इलेक्शन करवाएं, यहाँ के लोगों को भी वोट का हक दें, यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंट्रोड्यूस करें। तो ये कायदे आज़म थे। सबसे पहले उन्होंने 1927 में 1927 में ये बोला था, और उसके बाद फिर बाकायदा यहाँ पर असम्बली भी बनी KPK के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्शंस भी हुए। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए, आपको पता है उसमें विन किसने किया? बावजूद ये कि यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत, मुस्लिम मेजॉरिटी, लेकिन विन किसने किया? कांग्रेस ने। है ना इंटरेस्टिंग फैक्टर? शुरू में मुस्लिम लीग यहाँ बहुत हल्की चल रही थी, मुस्लिम लीग का इतना असर व सोग नहीं था, कांग्रेस का असर व सोग था, क्योंकि कांग्रेस ये बोलती थी हम सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात हैं, ओनली सोल पार्टी जो सबकी नुमाइंदगी करती है, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, पारसी हैं, सबकी ये जमात है कांग्रेस। हालांकि हकीकत ये नहीं था, हिंदुओं का डोमिनेंस था इस पार्टी के अंदर और हिंदुओं की अक्सरियत थी। मुसलमान और मुस्लिम कायदीन बड़े अच्छे से समझते थे इस चीज़ को कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो असल में हिंदुओं की हुकूमत बनेगी और वो सबसे पहले मुसलमानों को ही सप्रेस करेंगे, सबसे पहले मुसलमानों को ही सप्रेस करेंगे, और यही हुआ भी। बहरहाल शुरू में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब हुई, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कानून पास हुआ, उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई। 1937 में इलेक्शंस हुए, KPK के अंदर NWFP में हुकूमत कांग्रेस की ही बनी थी। उसके बाद वाले इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने ही यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई थी। अब ज़रा टेक्निकल बात समझिएगा, ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस पे मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ। 1947 में जब तकसीम का फार्मूला तय हुआ ना डिवीज़न का, कि भाई डिवीज़न जो होगी इंडिया और पाकिस्तान की वो किस बुनियाद पर होगी, तो जिन सूबों के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो चुकी थी, जिन सूबों में इलेक्शन हो रहे थे, जिन सूबों के अंदर आवाम वोट डाल रही थी और अपने नुमाइंदे लेके आ रही थी, और वो नुमाइंदे कहाँ जाके बैठ रहे थे? उस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर। तो सूबे की तकदीर का फ़ैसला कौन करेगा? अब सूबाई असेंबली करेगी, क्योंकि सूबाई असेंबली में जो मेंबर बैठे हैं उनको वोट किसने दिया है? आवाम ने। तो इनडायरेक्ट वे में प्रोविंशियल असेंबली जो है, वो सूबाई असेंबली जो है, उसको इख्तियार दिया गया था कि भाई आप डिसाइड कर कीजिए कि इस सूबे को किसके साथ शामिल होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए, इंडिया के साथ शामिल होना चाहिए, या ये सूबा अपनी अलग हैसियत चाहता है। अब सूबाई असेंबली में हुकूमत किसकी है? कांग्रेस की। तो कांग्रेस क्या ये चाहेगी कि ये KPK सूबा या NWFP सूबा ये पाकिस्तान का हिस्सा बने? नहीं ना।
नहीं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कायदे आज़म ने फिर यहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज़ थी अंग्रेज़ों की, उनसे बातचीत की, उनसे बोला बाबा यहाँ पर ये मानते हैं कि अवामी नुमाइंदे आ गए, लेकिन उनको शऊर नहीं था, शुरू में ये मामला था, अब मामला अलग है, ये 4-5 साल पहले की बात है। आप ऐसा करें, पूरे सूबे के अंदर प्लेबिसाइड करवाएं, रेफरेंडम करवाएं, अवामी राय डायरेक्ट लें, उनसे पूछें भाई आप किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ ने बोला भाई हमने इलेक्शन करवा तो दिए, इलेक्शन के अंदर जो लोग आए हैं उनको अवाम ने ही तो वोट दिया है, और इलेक्शन में पार्टी कौन सी विन कर गई? कांग्रेस। तो बात तो एक ही है, लेकिन कायदे आज़म अपनी बात पर डटे रहे कि नहीं, आप एक दफ़ा यहाँ पर रेफरेंडम करवाएं, प्लेबिसाइड करवाएं, आप पब्लिक की राय लें। उनकी राय चेंज हो गई है। तो जब ये हुआ तो उसके बाद पब्लिक ने जो है वो फैसला किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो जाके बावजूद ये कि KPK NWFP की प्रोविंशियल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी किसके पास थी, गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। नुमाइंदे किसके ज़्यादा बैठे हुए थे सूबाई असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में? कांग्रेस के। लेकिन आवाम ने फिर क्या राय दी? बोला नहीं, हम इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो ये एक नामुमकिन बात थी। कायदे आज़म की सियासी बसीरत और उस वक्त के लोगों की जजमेंट देखिए आप, कि कमाल ही हो गया। मैं तो सोचता हूँ, हैरान होता हूँ इस बात पे कि ये कैसे मुमकिन हो गया। बाकी दूसरे सूबों में देखें, सिंध असेंबली के अंदर, सिंध में क्या हुआ था? सिंध असेंबली में, सिंध में जो है, सिंध असेंबली के जो नुमाइंदे थे, सिंध असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई सिंध को पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। क्यों? क्योंकि सिंध असेंबली में जो मेंबर हैं सिंध असेंबली के, वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने वोट दिया है उनको, तभी तो वो आए हैं, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जो अवाम चाह रही है वही उनकी ज़बान है, सूबाई असेंबली के मेंबर्स की। यहाँ पर मामला अलग था। सिनेरियो समझ में आ गया आपको? तभी मैंने कहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। अब इसके पॉइंट्स जो है वो आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट जो है, नो रियल कॉन्स्टिट्यूशन, कोई यहाँ पर हकीकी आइन था ही नहीं। क्योंकि देखें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जब ही होती हैं जब आइन हो। तो पूरे मुल्क का भी आइन होता है और सूबे का भी आइन होता है। तो नो रियल कॉन्स्टिट्यूशन, हकीकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं था, हकीकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं था। वजह क्या थी इसकी? ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी, ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी जो है वो रखी हुई थी। ठीक है भाई। कायदे आज़म ने डिमांड की थी, कायद ने क्या की थी? डिमांड की थी, डिमांड की थी किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आइनी इस्लाहात, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब आइनी इस्लाहात। कायदे आज़म ने डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, आइनी इस्लाहात यहाँ पर लाई जाएं, आइनी इस्लाहात जो है यहाँ पर लाई जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आई जाएं। और उसके बाद रिफॉर्म्स जो हैं वो शुरू भी हो गई, शुरू भी हो गई कब? 1927 में शुरू हो गया मामला। फिर आगे मामला चलता रहा, 1940 आ गया। ठीक है, आपको पता है 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो सरदार औरंगज़ेब जो थे यहाँ के, उन्होंने इसके हक़ में वोट दिया था। सरदार औरंगज़ेब, KPK के सरदार औरंगज़ेब, सेकंडेड मतलब हिमायत करना, सेकंडेड मतलब इन्होंने हिमायत की। किसकी हिमायत की इन्होंने? पाकिस्तान रेजोल्यूशन की, पाकिस्तान रेजोल्यूशन की, करारदाद पाकिस्तान की, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम लीग कुड नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कुड नॉट, नहीं हो सकी थी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। कब तक? टिल
1945 टिल 1945, 1945 तक जो है, मतलब मुस्लिम लीग को टाइम लगा यहाँ पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में। इतने साल, इतना लेट हो गई मुस्लिम लीग। ठीक है भाई। कांग्रेस टुक एडवांटेज, कांग्रेस ने इसका फ़ायदा लिया। कांग्रेस टुक एडवांटेज, टुक एडवांटेज शुरू में, क्योंकि मुस्लिम लीग तो यहाँ काम ही नहीं कर रही थी ना, इतना टाइम नहीं मिल सका मुस्लिम लीग, तो कांग्रेस ने टुक एडवांटेज, इसका फ़ायदा लिया। एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा यहाँ पे किया, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मीन्स नशरो इशाअत की, पाकिस्तान ख़िलाफ़ नशरो इशाअत करने का मौका मिल गया कांग्रेस को यहाँ पर। ठीक है भाई। इसी का नतीजा निकला कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनी यहाँ पर, कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनी यहाँ पर, कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनी सूबे में। ठीक है। और यहाँ पर ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और डॉक्टर ख़ान साहब, ये वो लोग थे जिनको कांग्रेस आगे लेके आई थी कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं। कौन कौन? ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और डॉक्टर ख़ान साहब, डॉक्टर ख़ान साहब। ये NWFP KPK के जो बड़े इन्फ्लुएंशियल किरदार थे, तो इनको काबू कर लिया कांग्रेस ने। इनको काबू कर लिया तो ये कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने अपने नुमाइंदे इनको नामज़द किया, इनको टिकट दिया और इनको वोट मिले। और ये कहाँ चले गए? KPK की असेंबली में, वहाँ चले गए। तो KPK की असेंबली में जाने के बाद इनमें से ये जो डॉक्टर ख़ान साहिब हैं, ये क्या बने? चीफ़ मिनिस्टर बने, चीफ़ मिनिस्टर बने। आपको पता है ना सूबे का मालिक कौन होता है? चीफ़ मिनिस्टर, वज़ीर आला। ठीक है भाई। तो यहाँ फ़र्स्ट इलेक्शन हुए, जब फर्स्ट इलेक्शन हुए, पहले जब यहाँ पर इलेक्शन हुए, डॉक्टर ख़ान चीफ़ मिनिस्टर बन गए। डॉक्टर ख़ान जो है वो क्या बन गए? CM, चीफ़ मिनिस्टर बने सूबे के। ठीक है। उसके बाद दूसरे जो कायदीन थे सूबे के, जैसे सरदार औरंगज़ेब ख़ान, एफ़र्ट्स जो हैं शो की, अब एफ़र्ट्स जद्दोजहद की किसने? सरदार औरंगज़ेब ख़ान। इन्होंने मुस्लिम लीग के हक़ में, सरदार औरंगज़ेब ख़ान, इन्होंने मुस्लिम लीग के हक़ में कोशिशें शुरू की। ठीक है। जस्टिस सज्जाद अहमद जान, जस्टिस सज्जाद अहमद जान, ये हैं जस्टिस सज्जाद अहमद जान। ख़ान बहादुर असदुल्ला ख़ान, ख़ान बहादुर असदुल्ला ख़ान, ख़ान बहादुर असदुल्ला ख़ान। इन्हों की कोशिशों से मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर मुनक्किद हुई। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर मुनक्किद हुई। एक जलसा जो है वो मुनक्किद किया गया। कहाँ पर? एबटाबाद में, हेल्ड इन एबटाबाद, एबटाबाद। कब? 1939। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग के ऑफिसेस जो है यहाँ पर खुलने शुरू हुए। मुस्लिम लीग के ऑफिसेस जो हैं KPK में खुलने शुरू हुए। ओपन। ठीक है भाई। काम शुरू हुआ, मुस्लिम लीग के दफातर कायम हुए KPK के अंदर। कांग्रेस गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रेशराइजिंग मुस्लिम, कांग्रेस की हुकूमत ने
कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो है वो प्रेशर डालना शुरू किया मुस्लिम लीग के वर्कर्स के ऊपर। स्टार्टेड प्रेशराइजिंग मुस्लिम लीग जो है एम लीग कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग ने सिविल डिसओबीडियंस तहरीक शुरू की 1947 में। स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको कहते हैं नाफरमानी की तहरीक, ये तहरीक शुरू की। मतलब गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानेंगे भाई, गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंस तहरीक शुरू की कब? 1947 में। 1947 में इसका नतीजा क्या निकला? लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स मुस्लिम लीग के जो कारकुन थे बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, इनको इन्वॉल्व कर दिया गया जाली केसेस के अंदर, इनको शामिल किया गया जाली केसेस के अंदर, फॉल्स केसेस, गलत इल्ज़ामात, फॉल्स केसेस में इनको इन्वॉल्व किया गया। 8000 के लगभग वर्कर्स जो हैं मुस्लिम लीग के, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नज़र बंद कर देना, हाउस अरेस्ट, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? नज़र बंद कर देना, हाउस अरेस्ट, ठीक है। रिलीजियस लीडर्स जो हैं KPK के, उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रिलीजियस लीडर्स जो हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने भी बहुत काम किया KPK के। स्टूडेंट्स कौन कौन से थे? ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज, इसके स्टूडेंट्स ने बहुत काम किया, और एडवर्ड कॉलेज, इसके स्टूडेंट्स ने बहुत काम किया। एडवर्ड कॉलेज, इसके स्टूडेंट्स ने बहुत काम किया। इसका नाम NWFP से अभी जो है वो KPK रखा गया। 18वीं तरमीम करके 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम करके 18वीं तरमीम की गई। किसके अंदर की गई? 18th अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 का जो आइन है उसमें 18वीं तरमीम की गई और इसका नाम KPK रखा गया, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है भाई, सूबों का किरदार, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब जो है आसान से टॉपिक सिर्फ रह गए हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 ये ख़त्म हो गया, लेकिन क्योंकि पूरी बुक को हमने करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसलिए कायदे आज़म का जो रोल है एज अ गवर्नर जनरल उसको भी देखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जब बन गया और पाकिस्तान जब बना तो उसको भी देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये होगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।